बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज हम अपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है पॉलीसेकेराइड्स। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लूँगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट का आखिरी लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले हम पॉलीसेकेराइड के कॉन्सेप्ट एंड देन उसकी एग्जाम्पल और फिर उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। हमने सबसे पहले मोनोसेकेराइड डिस्कस किया था। मोनोसेकेराइड में क्या था कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जिसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल को फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर सकें, यानी ये हमने मोनोसेकेराइड में डिस्कस किया था। और इसके बाद हमने ओलिगोसेकेराइड डिस्कस किया था कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके एक मॉलिक्यूल की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो 2 to 10 मोनोमर्स अगर उससे यील्ड हों तो वो ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके एक एक मॉलिक्यूल के अंदर फ्रॉम हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स मोनोमर्स कंबाइंड होते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सैकड़ों से हज़ारों मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर तब उसका एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऐसे तमाम कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। अब जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये चूँकि हंड्रेड्स टू थाउजेंड मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस की बेस पर डेफिनेशन बनाना चाहें तो कैसे बनेगी कि ऐसे तमाम कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल कि जिसकी हाइड्रोलाइसिस करने पर फ्रॉम हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स मोनोमर्स यील्ड हों वो पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। हाइड्रोलाइसिस करें और बहुत सारी बड़ी तादाद में मोनोमर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए एक मॉलिक्यूल से तो पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की एग्जाम्पल्स क्या हैं? पॉलीसेकेराइड की सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च, नंबर 2 ग्लाइकोजन, नंबर 3 सेलुलोज जो कि सबसे कॉमन है, और नंबर 4 है काइटिन। इससे पहले जो पुरानी बुक्स थी उसमें काइटिन की डिस्कस नहीं किया गया था। ये 3 एग्जाम्पल दी गई थी, लेकिन न्यू बुक में ये काइटिन को भी एज एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार्च को। देखें स्टार्च क्या होता है, ये इसको मोस्ट सिंपलेस्ट तरीके से अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें इसका कॉन्सेप्ट, तो स्टार्च का कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टार्च इज रिजर्व फूड ऑफ प्लांट। स्टार्च जो है ये प्लांट्स का रिजर्व फूड होता है, ठीक है। यानी प्लांट जितना भी कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं, फ्रेंड ये एक बात याद रखिएगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट फूड अपना प्रोड्यूस करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। जितना भी फूड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उसका जस्ट ऑलमोस्ट 20% ही खुद यूटिलाइज कर पाते हैं, बाकी सारा स्टोर कर लेते हैं। और वो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। अब होता ये है कि ये जो स्टार्च के मॉलिक्यूल हैं कैसे बनते हैं कि प्लांट कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में मोनोमर्स प्रोड्यूस होते रहे। अभी मोनोमर्स सोर्स से सिंक की जानी मूव करते हैं। हमने सोर्स सिंक का भी डिस्कस हमने किया हुआ है अपने ओलिगोसेकेराइड वाले लेक्चर में, तो आप उसको देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं। अब मिसाल के तौर पर ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा मोनोमर है, ये चौथा मोनोमर है, ये पांचवा मोनोमर है, और ये मोनोमर्स बनते रहते हैं। बनने के बाद सिंक में जाकर स्टोर होते रहते हैं, और जब भी जाकर सिंक में स्टोर होते हैं तो ये आपस में कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होने के बाद एक पॉलीमर बनाना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से सैकड़ों हज़ारों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं। लेकिन ये जो मोनोमर होते हैं सिंक में जाने के बाद ये पॉलीमर 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो बिल्कुल इसी तरीके से, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, और एक बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच चेन। ब्रांच चेन का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से ये मोनोमर्स होते हैं, ये मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते जाएंगे, और ज्वाइन होने के बाद एक ब्रांच चेन बना लें। ब्रांच चेन का मतलब है कि उस साइड से भी कोई इनकी एक ब्रांच निकलना शुरू कर दे, इस तरह ब्रांच चेन बना लें। अब ये मोनोमर 2 तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं, स्ट्रेट चेन में भी और ब्रांच चेन में भी। अगर ये दोनों कहलाएंगे स्टार्च ही, क्योंकि प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर हो रहा है वो स्टार्च ही कहलाएगा। लेकिन अगर ये स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन है तो ये कहलाएगा अमाइलोज। और अगर ब्रांच चेन की फॉर्म में है तो ये कहलाएगा अमाइलोपेक्टिन कहलाता है।
तो वो अमाइलोज है और वो अमाइलोपेक्टिन कहलाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है आपकी सीरियल क्रॉप्स, लिग्यूम क्रॉप्स, यानी वो तमाम जो भी कार्बोहाइड्रेट आपको प्लांट से हासिल हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में ही हासिल होता है। तो ये प्लांट का एग्जाम्पल है। इसके बाद उसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्लाइकोजिन। देखिए स्टूडेंट्स, एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है? एनिमल्स के अंदर बायोमोलिक्यूल प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी दूसरे एनिमल या प्लांट्स को खाकर गुजारा करते हैं। अगर हम लोग अपने आप पे नज़र दौड़ाएं तो हमारे अंदर बायोमोलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल कहाँ से आते हैं? तो हम तो या तो प्लांट्स को खाते हैं, सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह या सीड्स वगैरह, या फिर किसी एनिमल को खाते हैं। उस एनिमल में कहाँ से आते हैं? वो एनिमल डेफिनेटली किसी और चीज़ को खाता होगा, यानी किसी और एनिमल को खाता होगा, जैसे कि फिशेस वगैरह होती हैं, या किसी घास वगैरह को खाने वाला एनिमल होगा, जैसे कि बकरे वगैरह इस टाइप के एनिमल होते हैं। अब ये एनिमल्स क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स गेन करते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में एनिमल्स की बॉडी में चला जाता है। एनिमल्स की बॉडी के अंदर इनके साथ एक ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है। इसका बारे में भी हमारा एक लेक्चर हो चुका है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं हाइड्रोलाइसिस के हवाले से। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। और उस प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी पॉलीमर्स हैं मोनोमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के मॉलिक्यूल मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे और होने के बाद आपके ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में जितने भी इस कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ी, ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, यूज़ हो जाते हैं। बाकी का ग्लूकोज कहाँ जाता है? बाकी का कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाता है? ये हमारे मसल्स में और लिवर के अंदर जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब ये हमारे मसल और लिवर में स्टोर होता है तो इसके स्टोर होने का पैटर्न भी बिल्कुल सेम होता है, यानी जितना भी एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज हमारे बॉडी में चला गया या तो हमारे मसल्स के अंदर या हमारे लिवर के अंदर स्टोर होना शुरू कर देता है। और उसका स्टोर होने का पैटर्न भी बिल्कुल सेम यही होता है कि या तो वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में या फिर ब्रांच चेन की फॉर्म में जाकर हमारे लिवर वगैरह में स्टोर होता है, अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में। ये चीज़ कहलाती है ग्लाइकोजिन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल किसी प्लांट के अंदर रिजर्व फूड के तौर पर जमा होते हैं तो स्टार्च कहलाते हैं, और अगर एनिमल में स्टोर होते हैं तो ग्लाइकोजिन कहलाते हैं। चूँकि सबका स्ट्रक्चर वगैरह सेम होती है, मोनोमर्स भी दोनों के सेम है, मतलब स्टार्च और ग्लाइकोजिन का मोनोमर ग्लूकोज ही होता है, तो दोनों के मोनोमर्स भी सब सेम है। इसी वजह से हम लोग ग्लाइकोजिन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। और इसमें भी दोनों के अंदर स्ट्रेट और ब्रांच चेन ही होती है, तो ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें इनके अंदर सेम ही है। जो फ़र्क है वो ये है कि स्टार्च रिजर्व फूड ऑफ प्लांट, ग्लाइकोजिन रिजर्व फूड ऑफ एनिमल कहलाता है। अच्छा, इनमें एक और भी फ़र्क है और वो है आयोडीन टेस्ट का। अगर मिसाल के तौर पे आप लोग स्टार्च का आयोडीन टेस्ट करना चाहते हैं तो स्टार्च का अगर आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ब्लू कलर प्रोड्यूस हो जाए तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव टेस्ट आता है, मतलब स्टार्च की प्रेजेंस ब्लू कलर से शो होती है। लेकिन ग्लाइकोजिन की प्रेजेंस जो होती है ना, अगर कहीं पर ग्लाइकोजिन मौजूद है तो वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है। तो ब्लू कलर स्टार्च प्रोड्यूस करता है आयोडीन टेस्ट में और रेड कलर ग्लाइकोजिन प्रोड्यूस करता है आयोडीन टेस्ट में।